सुनने का 100% सुनना। और 100% सुनने का अर्थ क्या होता है? फिजिकली एंड मेंटली दोनों रूप से सुनना। वी आर प्रेजेंट हियर इन दिस वर्कशॉप फिजिकली, बट वी आर नॉट मेंटली है इन दिस वर्कशॉप। हम सभी लोग फिजिकली तो यहाँ पर हैं, लेकिन मेंटली हम कहाँ पर हैं? मेंटली इस वर्कशॉप में नहीं है। और मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम स्टार्ट हो उसके पहले आप फिजिकली एंड मेंटली दोनों रूप से तैयार हो जाए। सो मेंटली कैसे तैयार हो सकते हैं आप अपना नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठिए। जो भी बातें आपको इंपॉर्टेंट लगे उन बातों को आप क्या कर सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। आप अपना वीडियो ऑन करके इस प्रोग्राम में, जब वीडियो ऑन करके हम कोई प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, तो उस प्रोग्राम का हम ज्यादा बेनिफिट ले पाते हैं। सो अगर पॉसिबल है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। आप सभी लोग अपने वीडियो को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आप फिजिकली तो प्रेजेंट रहेंगे ही और मेंटली भी इस प्रोग्राम में प्रेजेंट हो पाएंगे। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज स्टॉप हाई ब्लड प्रेशर। आज ब्लड प्रेशर आम प्रॉब्लम हो गई है या नहीं है? ज्यादातर लोग 30-35 साल की उम्र के बाद, 40 साल की उम्र के बाद, 45 साल की उम्र के बाद उनका ब्लड प्रेशर क्या होने लगता है, ब्लड क्या होने लगता है, ब्लड में प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसका हम फंडामेंटल आज समझने वाले हैं, रूट कॉज समझने वाले हैं। जब हम किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो उसका हम अगर रूट कॉज हमने समझ लिया, अगर हम किसी भी चीज पे बात कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उस प्रॉब्लम के जड़ तक हम पहुंच गए तो उसका हम क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको फंडामेंटली क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो हम क्या कर पाएंगे? हमें वो टॉपिक, हमें वो बातें, हमें वो बीमारी, उस पर हम क्या कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। आज हम क्या समझने वाले हैं, जैसा हमने नीचे लिखा हुआ, बीपी की जड़ पर करे वार नेचुरल हेल्थ के साथ। हम बीपी का जड़ समझने वाले हैं कि जो बीपी है क्यों होती है, क्या रीजन है इसका, ब्लड प्रेशर का रीजन एक्चुअली क्या है। जो हाई, यहाँ पे हम हाई ब्लड प्रेशर की बात आज बात करने वाले, लो बीपी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कौन सी बीपी के बारे में बात कर रहे हैं? जो हाई बीपी होती है लोगों की, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका क्या चाहिए हमें? आपका चाहिए पार्टिसिपेशन, आपका चाहिए अलर्टनेस। और जो भी बातें आपको अच्छी लगे, जो भी बातें आपको लगे कि आपके काम की, आपके मतलब की, उन बातों को आप क्या करिए, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट में हम कुछ सवाल और जवाब भी लेंगे। अगर आपके कुछ सवाल होंगे, कुछ आपको पूछना होगा या कुछ आपको बताना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली में क्या, उसका रूट कॉज है, जड़ क्या है उसकी। तो ब्लड प्रेशर को समझने के पहले हमें किसको समझना पड़ेगा? ब्लड प्रेशर को समझने से पहले हमें किसे समझना पड़ेगा? हमें ब्लड को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? हमें ब्लड को समझना पड़ेगा। अगर ब्लड समझ जाएंगे तो ब्लड प्रेशर भी समझ जाएंगे। ब्लड क्या होता है? ब्लड बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब क्या है? कैरियर की तरह काम करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो उसे ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे बॉडी में जो है कि मिनरल्स की जरूरत है उसे ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे बॉडी में प्रोटीन की जरूरत है उसे ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे बॉडी में शुगर की जरूरत है उसे ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि हर एक सेल्स तक जो चीजें हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड है, उन चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड मतलब खून, रक्त। रक्त क्या करता है? जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, विटामिन की रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, फाइबर की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। जितने भी हार्मोन्स है उनकी रिक्वायरमेंट, जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो उनको क्या करता है, जो हम मेडिसिन जो हम कैरी करते हैं, जो मेडिसिन हम खाते हैं, वो सारी चीजों को कौन जो है कि अलग अलग सेल्स तक कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? 63 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। तो ये क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। जिन सेल्स को रिक्वायर्ड होती है वहां सेल्स को पहुंचाने का ये काम करता है। तो आई होप दैट ब्लड आपको समझ में आया कि ब्लड सिंपली क्या है? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके थ्रू हमारे बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उन रिक्वायरमेंट को अलग अलग सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। कैसे पहुंचाता है?
ये जो ब्लड है ये कैसे पहुंचाता है, सारी चीजों को कैसे पहुंचाता है ब्लड? ये जो ब्लड पहुंचाने का जो काम करता है, एक ट्यूब के माध्यम से जो है कि ट्रांसपोर्ट करता है। ट्यूब, उसे ब्लड वेसल्स बोला जाता है, खून की नली बोला जाता है। ब्लड वेसल्स के माध्यम से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सारी क्या दिख रहा है आपको, ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं। इसके माध्यम से ये क्या करता है, आपके बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट है उन्हें क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। अब ये ट्यूब जो होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स मोटी होती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स पतली होती हैं, और कुछ ब्लड वेसल्स इतनी बारीक होती हैं कि जो आंखों से भी नहीं देखी जा सकती हैं। जो ब्लड वेसल्स एकदम बारीक होती है उन्हें कैपिलरीज कहा जाता है, एकदम बारीक जो आंखों से नहीं दिखती है, वो ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, कैपिलरीज होती है। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, पहले हम ब्लड समझ रहे हैं, अगर हमने ब्लड को समझा तो हम ब्लड प्रेशर को भी आसानी से समझ जाएंगे। तो अभी हमने क्या समझा कि ब्लड क्या होता है, एक ब्लड ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, जो हमारे बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कौन कैरी करता है, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड कैरी करता है। कैसे करता है, ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है कि इन सारी चीजों को कैरी करता है, इन सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ब्लड वेसल्स, कुछ ब्लड वेसल्स क्या होती है, मोटी होती है, ब्लड वेसल्स कुछ पतली होती है, और कुछ इतनी बारीक होती है कि जो हमारे आंखों से नहीं दिखती है। लेकिन ये हर एक सेल्स तक जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पहुंचाने का काम है ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड करता है। आई होप दैट यहां तक आपको क्लियर है। अब हम समझते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो हमारा खून है किससे बना हुआ है। तो ब्लड जो है बेसिकली दो कंपोनेंट से बना हुआ है। एक तो क्या है, इसमें 50% वाटर है। हमारे खून में क्या है, 50% वाटर है, क्योंकि अगर लिक्विड कंपोनेंट नहीं रहेगा तो फ्लो कैसे करेगा। इसलिए जो हमारे ब्लड है उसमें क्या है, 50% वाटर है, और 50% क्या है, सॉलिड कंपोनेंट्स है। सॉलिड कंपोनेंट्स में क्या हो सकता है, जिसे कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है? अगर हमें बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। तो ये कौन कैरी करता है, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स करता है कि जो भी हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज हैं, जो भी हमारे बॉडीज में वायरस है, जो भी हमारे बॉडी में फंगस है, उनको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। और तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स क्या होता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या, कि सपोज आपका कोई भी ऑर्गन्स कट गया है ना, आपकी जो है कि कुछ भी आपको कट लग गया, तो वहां से क्या होता है, ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ब्लड लॉस कैसे रुकता है, प्लेटिलेट्स की मदद से रुकता है। नहीं तो अगर ब्लड प्लेटिलेट्स नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपका ब्लड क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ब्लड लॉस को क्लॉटिंग करने का काम कौन करता है, प्लेटिलेट्स करता है। तो अभी हमने ये समझा कि ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है लिक्विड कंपोनेंट जिसे वाटर बोलते हैं, और दूसरा कंपोनेंट्स होता है सॉलिड कंपोनेंट्स। अब इसमें और भी चीजें होती हैं, इसमें क्या होता है, जो भी आप फैट्स है वो आपके ब्लड में होता है, मिनरल्स जो होते हैं आपके ब्लड में होते हैं, साल्ट्स, आयरन्स, हार्मोन्स, पोटेशियम, शुगर, प्लेट्स, सोडियम, मेडिसिन जो आप लेते हो कहाँ पे आता है, ब्लड में आता है, इसके ही कंपोनेंट्स है ना। मैग्नीशियम है, कैल्शियम, जितने भी मिनरल्स है, जितना भी वाइटामिन है, जितने भी प्रोटीन्स है, किसके कंपोनेंट्स है, ब्लड के ही कंपोनेंट्स है। ब्लड में क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। अब ये जब ब्लड फ्लो होता है कहाँ पे, हमारे ब्लड वेसल्स में, तो एक प्रेशर क्रिएट करता है, किसके में, जो ट्यूब की, जो ट्यूब होता है, ट्यूब की वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करता है। जो ब्लड वेसल्स है उसके वॉल पे, उसकी दीवार पे क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। इसी को ब्लड प्रेशर बोला जाता है। यानी कि जिस ट्यूब के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है, और उस ट्यूब पे जब ब्लड फ्लो होता है तो एक प्रेशर क्रिएट करता है, और उस प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अगर नॉर्मल तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, तो क्या है, वो हमारे लिए फायदेमंद है, वो हमारे लिए सही है। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर ज्यादा प्रेशर बनाने लगे तो उसको क्या बोला जाता है, हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के क्या रीजंस है उसको हम बाद में समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है। एक तो हमें समझ में आ गया कि ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो हो रहा है, ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है, और जब फ्लो होता है तो एक प्रेशर क्रिएट करता है, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोला जाता है। अगर नॉर्मल तरीके से ब्लड प्रेशर क्रिएट हो रहा है, नॉर्मल तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है, उसमें जो प्रेशर हमारे जो वॉल्स पे जो प्रेशर बन रहे हैं वो अगर नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोला जाता है।
लेकिन हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या रीजंस होता है, किस वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसको समझने से पहले हम पहले अपने बॉडी की मैकेनिज्म को समझते हैं कि हमारा बॉडी किस तरीके से काम करता है। तो इसको समझने के लिए सिंपल सा है, फंडामेंटल है कि आपको क्या समझना है, इस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझना है। अगर ये डायग्राम आपने समझ लिया तो समझिए कि आपने 90% आपका काम हो गया। ये डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम कहता है कि सबसे ऊपर क्या बना हुआ है, फूड बना हुआ है। जो भी हम खाना खाते हैं दिन भर से लेकर के रात तक, जो भी हम खाना खाते हैं, सवेरे उठा चाय पिया, बिस्किट खाया, टोस्ट खाया, ब्रेड खाया, रोटी खाया, सब्जी खाया, दाल चावल रोटी सब्जी सैलड, जो भी हम खा रहे हैं, है ना, स्नैक्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, कहाँ पे जाता है, फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टोमक में यानी कि हमारे पेट में चला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही जो है कि डायग्राम जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस डायग्राम को हमने समझ लिया तो 90% काम हो जाएगा। अगर ये डायग्राम समझने में अगर हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया अपने आप को, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं लगाया, तो फिर पूरा 1 घंटा क्या हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। तो इस डायग्राम को समझने के लिए क्या करिए आप, जो है कि अपना पूरा फोकस इस डायग्राम की तरफ लेकर के आइए। सिंपल सा फंडामेंटल है कि जो भी हम खाना खाते हैं, हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टोमक में जाता है। स्टोमक मतलब क्या होता है, पेट होता है, हमारे पेट में जाता है। वहां पे फूड क्या होता है, छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। अब ये फूड जो होता है ब्रेक होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फूड किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ये ब्लड वेसल्स दिख रहा है, ग्लूकोज क्या होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे ब्लड में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। और ये ग्लूकोज क्या होंगे, हमारे ब्लड वेसल्स में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर नॉर्मल ग्लूकोज क्रिएट हो रहा है खाना खाने के बाद, अगर नॉर्मल ग्लूकोज क्रिएट हो रहा है, जो नॉर्मल क्वांटिटी में ग्लूकोज क्रिएट हो रहा है, तब तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, अब ज्यादा ग्लूकोज कब फॉर्म होगा, यानी कि आप खाना जो खा रहे हैं, वो क्या होता है, खाना अक्सर हम कौन सा खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना खाते हैं। उसमें प्रोटीन्स बहुत कम रहता है, विटामिन्स का बहुत कम रहता है, मिनरल्स बहुत कम रहता है, ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब भी टूटता है किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप ज्यादा कार्ब्स वाले फूड खा रहे हैं, जिस फूड में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं, उसको अगर आप खा रहे हैं, तो आपके बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज फॉर्म होगा। और जैसे ही ज्यादा ग्लूकोज फॉर्म होता है, नॉर्मल ग्लूकोज फॉर्म हुआ तो बॉडी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ज्यादा ग्लूकोज फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, तो आपकी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है, आपका कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। और ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई ब्लड वेसल्स में जो है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। किसकी मात्रा बढ़ गई है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, इसको कंट्रोल करना है। लेकिन ब्रेन खुद से कंट्रोल नहीं करता है। ब्रेन क्या करता है, जो यहाँ पे जो है कि बना हुआ है, पैनक्रियाज को सिग्नल देता है। पैनक्रियाज को बोलता है, पैनक्रियाज भाई एक काम करो, ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा दिख रही है, इसको आप क्या करिए, कंट्रोल करिए। तो पैनक्रियाज क्या करता है, बीटा सेल्स के माध्यम से इंसुलिन सिक्रेट करता है। इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है। पैनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन सिक्रेट कर देती है, किसके लिए, ग्लूकोज को कम करने के लिए। अभी ग्लूकोज इंसुलिन कैसे कम करेगा, तो ये इंसुलिन क्या करता है, जितना ज्यादा ग्लूकोज फॉर्म होगा उतना ज्यादा इंसुलिन पैनक्रियाज से सिक्रेट होगी। और ये ग्लूकोज जो है, ये इंसुलिन क्या करेगी, ग्लूकोज को लेकर के जाएगी कहाँ पे, सेल्स के पास। क्योंकि एनर्जी किसको कहाँ से मिलती है, सेल्स के थ्रू एनर्जी मिलती है। एक ग्लूकोज कहाँ पे लेकर के जाएगी, इंसुलिन सेल्स के पास जाएगी। और यहाँ पे देखो एक एरो एरो टाइप का बना हुआ है, इसको बोलते हैं रिसेप्टर्स बोलते हैं। यहाँ पे जो सेल्स बना हुआ है गोले कलर का, जो सेल्स बना हुआ है, उसको जो है कि उस पे जो गेट होते हैं उसको रिसेप्टर्स बोला जाता है। और ये इंसुलिन कीज का काम करती है, चाबी का काम करती है, यानी गेट के पास जाती है, चाबी खोलती है और बोलती है कि मेरे पास एक ग्लूकोज आया हुआ है। और उस सेल्स में क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम की एक एक्टिविटी होती है, उसके थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज सेल्स में बर्न हो जाता है। और जैसे ही सेल्स में ग्लूकोज बर्न होता है हमें एनर्जी मिलती है।
सिंपल सा फंडा है। खाना हमने खाया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, अगर ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा हुई तो ब्रेन को सिग्नल जाता है, पैनक्रियाज को, कि आप इंसुलिन सिक्रेट करो। इंसुलिन सिक्रेट होता है और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सेल्स में जाता है, ग्लूकोज बर्न होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये सिंपल फंडामेंटल है, सिंपल मैकेनिज्म है। अगर ये मैकेनिज्म चल रही है आपके बॉडी में तो ये सही है। अगर इस तरीके की मैकेनिज्म चल रही है तो क्या है, सही है। लेकिन मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ हो जाता है? गड़बड़ ये हो जाता है कि हम जब खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाना खाते हैं, ज्यादा कार्ब्स वाले खाना खाते हैं, हमारे खाने में प्रोटीन नहीं होता है, हमारे खाने में वाइटामिन नहीं होता है, मिनरल्स नहीं होते हैं, फाइबर्स नहीं होते हैं। तो क्या बनता है, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनता है, और ज्यादा ग्लूकोज अगर बनता है तो ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट करना पड़ता है। ज्यादा ग्लूकोज बनेगा तो क्या होगा, ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट होगा। और ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट होता है तो जब सेल्स के पास जाता है, अब सेल्स के पास जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतना क्या होता है, ग्लूकोज तो बर्न होकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो एक्सेस ग्लूकोज जो बन रहा है, एक्सेस ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों फॉर्मेशन हो रहा है? क्योंकि हम केवल खाना खा रहे हैं कार्ब्स वाला, और हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। आजकल हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो लाइफ स्टाइल आज की क्या हो गई, हम ऑफिस में बैठते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, ज्यादातर हम बैठने वाला काम करते हैं, या मोबाइल भी हम देखते हैं तो लेट करके मोबाइल देखते हैं। तो हर एक एक्टिविटी हमारी क्या है, बैठने और सोने वाली एक्टिविटी है। ऑफिस वर्क भी है तो बैठने वाला है। कहीं पे हम जा भी रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वॉकिंग आजकल नहीं करते हैं। अगर 10 कदम भी जाना रहा तो हम क्या उठाते हैं, अपनी बाइक उठाते हैं या फिर कार उठाते हैं और जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारा कोई भी कैलोरी बर्न नहीं हो रही है। कैलोरी बर्न नहीं हो रही तो इसका मतलब सेल्स को एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या होता है कि जब एक सेल्स को एनर्जी की जरूरत नहीं है तो इंसुलिन क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा इंसुलिन फॉर्म, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है, इसको क्या करता है, लीवर में डंप कर देता है। किसमें डंप कर देता है? लीवर में डंप कर देता है। लेकिन लीवर की भी क्या है, लीवर की भी एक कैपेसिटी है, उसमें ज्यादा ग्लूकोज को डंप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी हैबिट क्या है, कहीं पे गए तो वहां पे क्या होगा, किसी ने दे दिया स्नैक्स, खा लो भाई, खा लेंगे। नाश्ता दे देगा, खा लेंगे। समोसा दे दिया, खा लेंगे। समोसा दिख गया, खा लेंगे। है ना, घर में कुछ तल गया, खा लेंगे, तला हुआ फूड खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, पैकेट वाले फूड खाएंगे, मैदा वाली चीजें खाएंगे। तो इससे क्या होती है, ग्लूकोज ज्यादा फॉर्म होता है। और ये जब ज्यादा ग्लूकोज फॉर्म होने तभी हमारे सेल्स को जरूरत है नहीं ग्लूकोज की, और लीवर में ऑलरेडी ग्लूकोज पड़ा हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है क्या करेगा, ब्लड में मूव करेगा। अब ये मैकेनिज्म है ना, एक बॉडी की मैकेनिज्म है कि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है तो ज्यादा जो एक्स्ट्रा इंसुलिन सिक्रेट होगा। तो इंसुलिन और ग्लूकोज क्या कर रहे हैं, ब्लड में मूव कर रहे हैं। यहां तक हम समझते हैं। आई होप दैट यहाँ तक क्लियर हुआ। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि हमने खाना खाया, खाना हमारे स्टोमक में गया, फिर इंटेस्टाइन में गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज हमारे जो है कि ब्लड वेसल्स में मूव कर रहा है। और ज्यादा ग्लूकोज होने के बाद क्या होता है, इंसुलिन सिक्रेट होता है, और इंसुलिन जो सिक्रेट होता है सेल्स के पास जाता है, सेल्स जो है कि उसमें बर्न होता है ग्लूकोज, और एनर्जी मिलती है। और अगर ज्यादा ग्लूकोज फॉर्म हुआ तो लीवर में डंप कर दिया जाएगा, और उससे भी ज्यादा ग्लूकोज फॉर्म हुआ तो अभी तक हम समझते हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स में मूव करेगा। अब आगे की हम सिस्टम समझते हैं। और हमने क्या समझा कि ब्लड में क्या मूव हो रहा है, सारी चीजें मूव हो रही है ना। तो ग्लूकोज भी मूव हो रहा है। अब हम समझते हैं कि ये ब्लड है, और इस तरीके से क्या हो रहा है, सेल्स में जा रहा है ना ब्लड। क्या कर रहा है, जो इंसुलिन है शुगर को लेकर के सेल्स में लेकर के जा रही है। अब इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में ये है कि जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, जो लीवर के बाद भी डंप होने के बाद भी जो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, तो इंसुलिन की एक प्रॉपर्टीज होती है, जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा फॉर्म होता है उसको क्या करती है, फैट में कन्वर्ट कर देती है। तो ये विजरल फैट क्या होते हैं, आपके सेल्स के चारों तरफ जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और सेल्स को क्या करते हैं, चोक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इंसुलिन जब ग्लूकोज के लेकर के आती है, गेट क्या हो जाता है, विजरल फैट के थ्रू चोक हो जाता है। इस प्रोसेस को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। यानी कि इंसुलिन को अब सेल्स में जाने के लिए रोका जा रहा है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, देखो ये ग्लूकोज जो है कि इंसुलिन लेकर के जा रही थी किसके पास, सेल्स के पास। अब सेल्स की रिक्वायरमेंट फिल हो गई, या फिर जो है कि उस पे विजरल फैट जमा हो गया, तो अभी क्या हो गया, इसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है। इसके प्राइमरली 4 रीजंस हैं। आपके बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है, इसके केवल
प्राइमरी जो है कि प्राइमरी जो रीजन्स है, 4 रीजन्स है, इसको हम समझते हैं। पहला रीजन क्या है? थिक ब्लड। आपका खून गाढ़ा हो जाता है। अगर आपका खून गाढ़ा हो गया, खून में थिकनेस आ गई, उसको अगर एक टर्म्स में बोला जाए तो ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर ब्लड की थिकनेस बढ़ जाएगी तो ट्यूब तो एक साइज का है, ट्यूब में तो जो है कि घड़ोतरी और बढ़ोतरी हो नहीं रही है। अब उसमें अगर ज्यादा थिक वाला ब्लड जाएगा तो ब्लड को मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। और जब प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा तो जो ट्यूब की वॉल है उस पर ज्यादा प्रेशर जो है कि आता है। ट्यूब की वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर आएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तो एक रीजन क्या है कि अगर आपका ब्लड मोटा हो गया, ब्लड की थिकनेस बढ़ गई है ना, ब्लड में ब्लड जो है कि मोटा होने लगा, तो क्या होगा? जो आपकी जो ट्यूब के वॉल्स है उससे प्रेशर ज्यादा जाएगा, क्योंकि ब्लड को तो फ्लो करना है, चीजों को लेकर के ढोना है, कैरी करना है। तो क्या करेगा? प्रेशर के साथ क्या करेगा? फ्लो करेगा। और जब प्रेशर्स क्या आएंगे? वॉल्स पे प्रेशर्स आएंगे, ट्यूब के वॉल्स पे, वेसल्स के वॉल्स पे जो है कि प्रेशर्स आएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा? एक रीजन है कि हाई ब्लड प्रेशर होता है। दूसरा रीजन क्या है? इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, कैसे होगा अभी हम समझेंगे। अभी हमने समझा कि थिकनेस कैसे बढ़ेगी, अभी हमको समझना है कि थिकनेस कैसे बढ़ेगी, ब्लड गाढ़ा कैसे हो जाएगा, ब्लड की थिकनेस कैसे बढ़ेगी, हम समझेंगे। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं कि ब्लड में अगर थिकनेस ज्यादा हो गई तो ब्लड का वेसल्स का जो ट्यूब है उस ट्यूब पे ज्यादा प्रेशर आएगा, और जब ज्यादा प्रेशर आएगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड का अगर वॉल्यूम बढ़ गया, नॉर्मली कितना, मान लो कि एक 5 लीटर, हम समझते हैं कि नॉर्मली 5 लीटर जो है कि ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर उसका वॉल्यूम 7 लीटर हो जाए, 6 लीटर हो जाए, तो क्या होगा? प्रेशर लगेगा या नहीं लगेगा वॉल्स पे? अगर एक ट्यूब है उसमें से ज्यादा अगर क्वांटिटी में ब्लड फ्लो होगा तो क्या करेगा वो? प्रेशर देगा ना वॉल्स पे, ट्यूब पे प्रेशर देगा। तो ये दूसरा रीजन है कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, कि अगर आपका वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो ब्लड पे प्रेशर जो है कि ब्लड में प्रेशर ज्यादा होता है, उसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है। अब इस डायग्राम को अगर हम समझेंगे तब हमें ज्यादा समझ में आएगा। ये डायग्राम क्या कहता है? सिंपल सी चीज है कि 0.9 ग्राम अगर हमने साल्ट लिया, नमक लिया, और उसको पानी में मिला दिया, कितने पानी में? 100 ml पानी में मिलाया, तो उस जो सोल्यूशन फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन फॉर्म होगा, एग्जाम्पल है ना समझने के लिए, कि 0.9 ग्राम अगर 100 ml पानी में अगर नमक को मिला दिया गया तो जो सोल्यूशन फॉर्म होता है उस सोल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन बोला जाता है। तो अभी हमने क्या समझा कि ब्लड का क्या होता है? ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिक्विड कंपोनेंट्स होता है और एक जो है कि सॉलिड कंपोनेंट्स होता है। और एक कंपोनेंट्स का जो जिस वे में जो होता है, मतलब कि कंपोनेंट जो डिवाइडेड होता है वो बहुत ही प्राइमरी फैक्टर है ना, उसमें छेड़छाड़ कुछ हुआ तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो बॉडी क्या करती है? ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेती है, यानी कि कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए ब्लड में, कॉन्सेंट्रेशन जो लिक्विड का और सॉलिड के जो कंपोनेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, ये बॉडी को पता है। अगर उस कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस ज्यादा हुआ तो क्या होगा? गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कि अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि अगर 0.9 ग्राम अगर साल्ट है, नमक है, और उसमें 100 ml पानी में मिला दिया जाए तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हमने ब्लड को डाल दिया, रेड ब्लड सेल्स को डाल दिया, तो नॉर्मल प्रक्रिया करेगा ब्लड, जो ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, वो नॉर्मली बिहेव करेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे होना चाहिए ब्लड का, क्या होना चाहिए? आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। अब दूसरी केस होती है हाइपोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन। हाइपोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, कि अगर हमने साल्ट की मात्रा कम कर दिया, 0.45 ग्राम कर दिया, और पानी की क्वांटिटी कितनी है, वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 100 ml है, ये अगर हमने प्रोसेस को समझ लिया तो हम समझ जाएंगे, पूरा खेल समझ जाएंगे। अगर 0.45 ग्राम साल्ट को 100 ml पानी में डाला तो जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा वो हाइपोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। अब इसमें क्या है? साल्ट की मात्रा कम है और पानी की मात्रा क्या है? 100 ml है। अब इसमें अगर रेड ब्लड सेल्स को डालेंगे तो सेल्स क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, क्योंकि पानी ज्यादा है, सॉल्ट कम है। सेल्स क्या हो जाएगा? फूल जाएगा और बर्स्ट कर जाएगा। तो दूसरी दूसरी कंडीशन क्या बन रही है? हाइपोटोनिक कंडीशन है, हाइपोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन है। अब तीसरा कॉन्सेंट्रेशन हम समझते हैं कि अगर साल्ट की मात्रा ज्यादा कर दी जाए, 1.8 ग्राम साल्ट कर दी जाए,
और पानी अगर रहे कितना 100 ml, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स है, जो ब्लड है, इसको अगर इस पानी में डाला जाए तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा। क्योंकि सॉल्ट क्या है, ज्यादा हो गया, पानी क्या हो गया, 100 ml है, पानी उतना ही है लेकिन उस पानी में सॉल्ट ज्यादा हो गया, तो ये सेल्स क्या हो जाएगा, सिकुड़ने लगेगा। और अगर आपका सेल्स सिकुड़ना नहीं चाहिए तो इसके लिए बॉडी क्या करती है, बॉडी क्या करती है कि अगर ये सेल्स सिकुड़ गया, रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, तो आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं जाएगा। और अगर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, फिर बॉडी में डिफिकल्टीज स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करता है, बॉडी ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट करता है। कैसे एडजस्ट करता है, इस तरीके से करता है, अगर मान लो कि आपके बॉडी में मान लो किसी भी तरीके से सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो गया, 1.8 ग्राम हो गया, तो बॉडी क्या करेगी, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगी, पानी का वॉल्यूम बढ़ा देगी, कितना कर देगी, 200 ml कर देगी। अब 200 ml कर दिया, अगर पानी को 200 ml कर दिया तो फिर से सोल्यूशन क्या बन जाएगा, आइसोटोनिक बन जाएगा। अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, अगर नमक ज्यादा हो गया तो हम पानी की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब ये ज्यादा वॉल्यूम क्या हो गया, यानी कि जब ये पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ानी पड़ती है तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है। और जब ये वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, आपके ब्लड जो फ्लो हो रही है, ब्लड जो फ्लो हो रही है उस पे क्या आएगा, आपके ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे प्रेशर ज्यादा आएगा। ये क्लियर हुआ क्या। अब इस साल्ट की मात्रा क्यों बढ़ती है ना, सॉल्ट की मात्रा क्यों बढ़ेगी, एक रीजन है क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपके बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है। जब आपके बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बनता है तो क्या होता है कि सॉल्ट की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। और जब सॉल्ट की मात्रा ज्यादा ब्लड में बढ़ने की, तो क्या करेगा, ब्लड को क्या करेगा, बॉडी को क्या करना पड़ेगा, वाटर, उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करना पड़ेगा। और उसमें वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ब्लड के जो वॉल्स है, वेसल्स पे, वॉल्स पे क्या आएंगे, प्रेशर ज्यादा आएगा और हाई ब्लड प्रेशर होगा। अब अगर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो गया, सॉलिड कंपोनेंट ज्यादा हो गया, यानी कि ब्लड में थिकनेस ज्यादा हो जाएगा। जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि अगर ब्लड का थिकनेस, ब्लड की जो कि मोटाई अगर ज्यादा हो गई, ब्लड मोटा हो गया, क्यों मोटा होगा, क्योंकि उसमें जो है क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ब्लड पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और जब ब्लड पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो आपके हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा। तो थर्ड फैक्टर क्या है कि पंपिंग ऑफ द हार्ट, यानी कि जब आपका हार्ट ज्यादा प्रेशर के साथ पंप करता है तो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। तो तीन रीजन क्या है ब्लड प्रेशर बढ़ने के, एक रीजन क्या है, पहला रीजन क्या है कि थिकनेस ऑफ द ब्लड, अगर आपके ब्लड में थिकनेस बढ़ गया, ब्लड का जो है कि ब्लड मोटा हो गया, तो क्या होगा, आपके वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया तो भी प्रेशर पड़ेगा। और तीसरा जो आपका हार्ट है उसको ज्यादा पंप करना पड़ेगा, तो क्या होगा, उसके वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। अब ग्लूकोज की भी मात्रा बढ़ रही है बॉडी में, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। तो ग्लूकोज भी जब फॉर्म होगा, जब ग्लूकोज ज्यादा फॉर्म होगा तो सेम चीजें होगी। आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाने के लिए क्या होगा, जब ग्लूकोज ज्यादा फॉर्म होगा बॉडी में तो ब्लड में चिपचिपाहट ज्यादा होगी, चिपचिपाहट ज्यादा होगी तो क्या होगा, ब्लड का थिकनेस ज्यादा होगा। जब ब्लड का थिकनेस ज्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड के वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर बनेगा और हाई ब्लड प्रेशर होगा। अगर बॉडी ब्लड में जो है कि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो बॉडी को क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, वाटर के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, वाटर रिटेंशन करना पड़ेगा, रिटेंशन एक्टिविटी करनी पड़ेगी उसको प्रॉपर आइसोटोनिक फॉर्म में लाने के लिए। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर ज्यादा लगने लगेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा, पंप को ज्यादा जो है कि प्रेशर के साथ पंप करना पड़ेगा हार्ट को। तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर आपके बॉडी में शुगर ज्यादा बढ़ रहा है और इंसुलिन ज्यादा बन रहा है, दोनों केस में क्या हो रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा बनेगा। अब इस शुगर यानी कि ग्लूकोज ज्यादा और इंसुलिन ज्यादा क्यों हो रहा है, ग्लूकोज और इंसुलिन ज्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो तो उससे ज्यादा ग्लूकोज बन रहा है। अब ग्लूकोज बन रहा है तो हमारे सेल्स को तो जो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई, जो लीवर में था वो डंप हो गया। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज जो बन रहा है और जो एक्स्ट्रा इंसुलिन बन रहा है उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, इंसुलिन क्या कर पा रही है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही है। और इंसुलिन क्या कर रही है, फैट में कन्वर्ट कर रही है।
तो ये एक्स्ट्रा इंसुलिन जो बनते जा रहा है, एक्स्ट्रा इंसुलिन जो बन रहा है, अब ऐसा नहीं है कि जो है कि पूरा इंसुलिन ग्लूकोज को जो है कि फैट में कन्वर्ट कर देगी। अगर इतना फैट में कन्वर्ट करने पूरी बॉडी जल्दी जल्दी फैटी हो जाएगी, है ना। एक मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म के तहत होता है। तो अगर आपके बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि ग्लूकोज क्या हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है? क्योंकि हमारे सेल्स के वॉल्स पे क्या हो गए, विजरल फैट जमा हो रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम खाना केवल खाते जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते जा रहे हैं, प्रोटीन नहीं खा रहे, विटामिन नहीं खा रहे, मिनरल्स नहीं खा रहे, कार्ब्स वाली चीजें खा रहे, तो ग्लूकोज ज्यादा फॉर्म हो रहा है। तो अगर आपके बॉडी में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ती है और इंसुलिन की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, दोनों केसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस के थ्रू आइसोटोनिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, आपकी बॉडी आइसोटोनिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, एक प्रोसेस को करती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हाई बीपी होता है। ये तीन चीजें होगी। पहला चीज है थिकनेस ऑफ ब्लड, दूसरा चीज हाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड, तीसरा क्या है कि ब्लड का जो हार्ट है, हार्ट को पंपिंग ज्यादा रेट से करना पड़ता है, उसके वजह से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, फोर्थ रीजन को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट डॉक्टर क्रूज करके थे एक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक कुत्ते को एक टांग में, मतलब उसके एक पैर में इंसुलिन देना स्टार्ट किया, इंसुलिन का इंजेक्शन देना स्टार्ट किया। और दूसरे पैर में उन्होंने क्या इंजेक्शन दिया, वाटर का इंजेक्शन देना स्टार्ट किया। वो देख रहे थे कि क्या फर्क पड़ता है अगर मैं उसके एक पैर में इंसुलिन का इंजेक्शन देता हूं और दूसरे पैर में वाटर का इंजेक्शन देता हूं, तो क्या फर्क होता है, क्या चेंजेस आता है। और ये एक्टिविटी उन्होंने कितने महीने तक की, 6-7 महीने तक इस एक्टिविटी को किया। जब इस एक्टिविटी को 6-7 महीने ने उन्होंने किया और रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट में क्या पता चला कि जो जिस पैर में वो इंसुलिन दे रहे थे, इंसुलिन का इंजेक्शन दे रहे थे, उस पैर में जो ब्लड वेसल्स थी उस साइड की, उसमें ज्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए थे। मतलब इंसुलिन क्या करते हैं, इस रिजल्ट से क्या डिफाइन हुआ कि इंसुलिन क्या करती है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। कैसे ब्लॉकेज क्रिएट करती है? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, बहुत ही क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ब्लड वेसल्स क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, रबर टाइप की होती है, फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन अगर उस ब्लड वेसल्स में स्टिफनेस आ जाए, हार्डनेस आ जाए, तो भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अब ये इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन की एक क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। और ये इंसुलिन क्या करता है, ये सेल्स मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। जो आपके ब्लड वेसल्स बने हुए ना, वो अंदर में, अंदर से जो कि मांस टाइप का होता है। और ये सेल्स जो होते हैं, मसल्स के जो सेल्स होते हैं, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से होता है। ये हमने समझा पंपिंग ऑफ हार्ट हार्ट। ये देखो, अगर ये क्या है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड का ट्यूब है। ये जो मसल्स है, ये मसल्स इस टाइप से है। लेकिन जब हमारा इंसुलिन ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, तो क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ये मसल्स को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। और ये मसल्स क्या होने लगती है, बॉडी के जो इसके ट्यूब की जो मसल्स है, ये चौड़ी होना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये चौड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, और उस केस में ब्लड का जो है कि फ्लो होता है, डिस्टरबेंस होता है, और ब्लड पे, ये वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, और इसको कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तक तो हमने समझा कि ये ब्लड प्रेशर है, ऐसा है, वैसा है। यहां तक समझ में आया क्या? ब्लड प्रेशर का क्या रीजन है, हाई ब्लड प्रेशर का क्या रीजन है? अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो, मैं ब्लड प्रेशर का जो है कि पेशेंट नहीं बनूं, मैं ब्लड प्रेशर का शिकार नहीं बनूं, है ना, मेरी बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर है नॉर्मल हो, तो क्या करना पड़ेगा? हमें कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे, कहाँ पे बदलाव करना पड़ेगा, कहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा? पहली चीज तो हमें अपने, जो हम भोजन ले रहे हैं, जो फूड इनटेक कर रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, उस पे हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम कार्ब्स वाले फूड खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फूड खा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे फूड में क्या इंटेक होना चाहिए, हमारे फूड में प्रोटीन हो, वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो और फाइबर हो। जब प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स हम इंटेक करेंगे, तो ग्लूकोज क्या होगा, कम फॉर्म होगा। क्यों कम फॉर्म होगा?
क्योंकि प्रोटीन विटामिन और मिनरल से क्या होते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले पदार्थ होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, हाई ग्लाइसेमिक लोड होता है। और जो भी हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले आप जो है कि फूड खाएंगे, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही बढ़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो फूड खाने हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, विटामिन ज्यादा हो, मिनरल ज्यादा हो, फाइबर ज्यादा हो। क्या आपको पता है कि आपको दिन भर में कितना प्रोटीन लेना चाहिए? कोई कमेंट करना चाहेगा? आपकी बॉडी को कितने प्रोटीन की जरूरत है, कितना ग्राम प्रोटीन की जरूरत है? कोई कमेंट करेगा? 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, कितना? जो भी आपको लगता है कमेंट कर सकते हैं आप। आपको लगता है कि 1 किलो, तो 1 किलो आप कमेंट करिए। 1 ग्राम लगता है तो 1 ग्राम लिखिए। आपको क्या लगता है कि आपके बॉडी को कितना प्रोटीन की जरूरत होगी, नॉर्मल पर डे कितने प्रोटीन की जरूरत होगी? चैट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन करके रखा है। कितने कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत है? देसरा सर, चैट चैट कर सकते हैं ना अपन? हाँ, मनोज सर बोल रहे 20 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है पर डे, है ना? और कोई? बाकी लोगों का क्या? पता नहीं है सर। कोई बात नहीं, पता नहीं है तो अपन आंसर जाने, लेकिन जितना भी हो, जितना भी हो उतना जो है कि हम कर सकते हैं। जितना वजन हो, है ना? हाँ बिल्कुल। तो अगर 60 किलो वजन है तो 60 किलो प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी का मान लो 60 किलो वजन है तो 60 किलोग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। 60 किलोग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा क्या? अगर किसी का 100 किलोग्राम प्रोटीन है तो 100 किलो प्रोटीन, 100 किलो वजन है तो 100 किलो प्रोटीन खाएगा क्या? आंसर सही है, जितना जितना वजन है उतना ही हमें प्रोटीन खाना है, लेकिन हमें ग्राम में खाना है। अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। अगर आपका वेट 40 किलोग्राम है तो आपको 40 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। अब ये 40 ग्राम 60 ग्राम प्रोटीन आप कहाँ से लाओगे? कोई बोलेगा कि सर मैं फ्रूट्स ज्यादा खाऊंगा, फ्रूट्स, मैं वेजिटेबल्स ज्यादा खाऊंगा। अभी आप बताओ कि एक फ्रूट्स का हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लो कि एक आम है। आजकल कौन कौन सा सीजन चल रहा है? मैंगो का सीजन चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है। मान लो कि मैंने क्या किया, एक पेड़ को देखा और उस पेड़ से हमने क्या किया, मैंगो को तोड़ा, आम को तोड़ा और घर में ला करके रख दिया। खाया नहीं हमने, उसको ला करके रख दिया। आप बताओ वो आम कितने दिन में सूख जाएगा या कितने दिन में सड़ जाएगा? ज्यादा ज्यादा 2-3 दिन में। तो उसका क्या है, गर्मी तो भीषण गर्मी पड़ रही है, पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? गर्मी भीषण पड़ रही है। 2 या 3 दिन में तो वो सूख करके क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, है ना? लेकिन आपने देखा होगा मार्केट का जो आम होता है, मार्केट का आम देखा है आपने? अगर आप मार्केट से आम खरीद करके लाते हैं, कितना, आप ये सोचो कि वो कितना समय पहले वो पेड़ से तोड़ा गया होगा। अब आम तो बाजू के पेड़ से आया नहीं होगा। जहां से आप खरीदते हो, जिस ठेले से आपने आम खरीदा, जिस दुकान से आपने खरीदा, वो भी करीबन 1 हफ्ता पहले लाया होगा। उसने जो है कि जहां से खरीदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा, 10-15 दिन ये एक्टिविटी हुई होगी। मतलब महीना भर तो क्या होगा, वो आम वैसे का ही वैसा है। मतलब उस आम में क्या मिलाया गया होगा कि वो आम महीने भर क्यों ताजा है, क्यों फ्रेश है उनके दुकान में? उनके पास वो आम क्यों फ्रेश रहता है? या फिर उनके पास अगर एप्पल ले ले, सेब क्यों फ्रेश दिखता है? अगर एप्पल तो ज्यादातर बोला जाता है कि कहाँ पे होता है, नॉर्थ साइड में होता है, जम्मू कश्मीर साइड में एप्पल होता है, असम असम साइड में एप्पल होता है। वहां से एप्पल को तोड़ करके लाया गया, उसको पूरा पूरा ट्रांसपोर्टेशन किया गया, पूरे अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट में उस एप्पल को जो है कि ट्रांसपोर्ट किया गया, फिर उसके बाद दुकान में उस एप्पल को रखा गया। तो 2-3 महीना तक तो फ्रेश रहता है ना। मतलब उसमें क्या मिला हुआ है, केमिकल मिला हुआ है। अगर केमिकल से इंजेक्ट किया हुआ अगर हम खा रहे हैं तो उससे प्रोटीन कितना मिल रहा होगा, कितना प्रोटीन हमें मिलेगा? वेजिटेबल्स का भी वही हाल है। सब्जी है, सब्जी भी हम लाते हैं तो वही हाल है, केमिकल वाली सब्जी है। फ्रूट्स, फ्रूट्स हो गया, और जो है कि वेजिटेबल्स हो गया। तो कहाँ हमें मिल रहा है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या काम आता है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्रीज काम आता है।
हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्रीज क्या करती है, कुछ सप्लीमेंट्स जो है कि बनाती है, और उस सप्लीमेंट्स को अगर हमने इनटेक किया, खाना तो हम जो खा रहे खाना ही पड़ेगा, है ना। खाना नहीं खाओगे तो, खाना नहीं खाओगे तो पेट नहीं भरेगा, आपको लगेगा हमने खाना ही नहीं खाया। और खाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो खाना तो आप खाओगे, रोटी सब्जी दाल चावल तो नॉर्मल है ना, खाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके उसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है, कार्ब्स ज्यादा है। हमारे बॉडी को क्या हो रहा है, 30-35 साल के बाद, 40 साल के बाद हमारी बॉडी क्या कर रही है, उस परफॉर्म प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है, वो एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है। और जब एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही, कि हमारा डाइट क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। अगर हमने अपने डाइट को बैलेंस कर लिया, अपने डाइट में हमने प्रोटीन इंक्लूड कर लिया, अपने डाइट में हमने जो है कि मिनरल्स इंक्लूड कर लिया, वाइटामिन इंक्लूड कर लिया, फाइबर इंक्लूड कर लिया, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से होने लगेगा। अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से होने लगेगा, तो हमारे ब्लड में क्या होगा, ब्लड की थिकनेस प्रॉपर हो जाएगी, यानी कि ब्लड प्रॉपर तरीके से, जो थिकनेस है, मोटाई है, जो चिकनाई है, वो ब्लड में नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो होगा। और उसी तरीके से, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इंसुलिन भी प्रॉपर तरीके से फॉर्म होगा बॉडी में। ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ग्लूकोज का और इंसुलिन का, ग्लूकोज का और इंसुलिन का, ग्लूकोज का इंसुलिन, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, इसी से क्या हो रही है, हमारे बॉडी में लाइफ स्टाइल डिजीज पनप रही है। अब मैंने तो आपको एक एग्जांपल यहाँ पे हमने ये समझा कि हमने आज हाइपर टेंशन समझा था, हाई बीपी समझा था, इसी की वजह से डायबिटीज भी हो रहा है, इसी की वजह से ओबिसिटी भी हो रहा है, इसी की वजह से हार्ट स्ट्रोक हो रहा है, इसी की वजह से जो है कि लीवर में प्रॉब्लम हो रहा है, इसी की वजह से किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है। तो सारी चीजें क्या है, इंटर रिलेटेड है, किससे, किससे रिलेटेड है, हमारे खाने की वजह से रिलेटेड है। और हमने अगर खाने में इंप्रूवमेंट कर लिया, यानी कि हमने प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और सही तरीके से सारी चीजों को हमने करने लगे, तो क्या होगा, हम स्वस्थ जीवन और सुखी जीवन जी पाएंगे। तो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्रीज क्या करती है, ऐसे सप्लीमेंट्स क्रिएट करती हैं, जिससे कि हम क्या कर पाए, अपने डाइट को बैलेंस्ड कर पाए। इसीलिए हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्रीज का काम होता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप सप्लीमेंट्स खाओ, इसीलिए आपको बोला जाता है आप सप्लीमेंट्स परचेज करो, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप सप्लीमेंट्स का इंटेक करो, इसीलिए बोला जाता है कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्रीज में जुड़ो, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको नेटवर्किंग में जुड़ना है। आपको लगता है कि क्या है, जोड़ने का काम है ना, जोड़ने के लिए बुला रहे होंगे, जोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्स खरीदो, है ना, अपना पीवी इंक्रीज करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्स खरीदो। नहीं, पीवी इंक्रीज करने के लिए नहीं बोला जा रहा, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने हेल्थ पे अगर आपने काम किया, तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, आप अपने परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आपने सपोज मान लो नहीं कर रहे हो, नहीं नहीं, मतलब कि क्या है, जो है कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, इसमें कोई डॉक्टर थोड़ी है, सप्लीमेंट्स खाने से क्या होता है। लेकिन जब आपको बीपी का प्रॉब्लम होता है, तो आप किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, है ना। 400-500 का आप सप्लीमेंट्स नहीं परचेज कर पाते हो, लेकिन आप 40 से 50 हजार, 4 लाख 5 लाख रुपए किसको दे देते हो, डॉक्टर को दे देते हो। वहां पे आपको कोई एतराज नहीं होता है, होता ही नहीं होता है। अगर मान लो कि हमको हार्ट में कुछ जो है कि पेन होना स्टार्ट हो गया, कहाँ भागे भागे दौड़े जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर का क्या काम है, डॉक्टर तो आपको क्या करेगा, बेड पे लेटा देगा, दो चार मशीन लगा देगा, आपको बोल देगा कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। डॉक्टर कभी भी आपके रूट कॉज पे काम नहीं करता है, क्योंकि एलोपैथ के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं रूट कॉज पे काम नहीं करते हैं। क्योंकि उनकी जो स्टडी होती है, उनकी जो पढ़ाई होती है, उनका क्या होता है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन पे वो काम करते हैं। उनको मालूम है कि अभी या तो जान जा सकती है, तो इसलिए क्या किया जाता है, उस पे इमरजेंसी सिचुएशन में जो है कि जो भी उनके पास जो भी मेडिसिन है, जो भी उनके पास ट्रीटमेंट है, वो क्या होते हैं, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन वाले ट्रीटमेंट होते हैं। यानी कि मरीज को तुरंत से तुरंत जो है कि राहत दिया जाए, इस पे जो है कि एलोपैथिक इंडस्ट्री काम करती है। तो आप कहाँ चले जाओगे, डॉक्टर के पास चला जाओगे, तुरंत लेटाएगा और क्या करेगा, आपके बॉडी में अगर मान लो कि क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, आपका जो है कि आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया है। और उसके लिए क्या टेस्ट करेंगे, एंजियोग्राफी नामक टेस्ट होता है, एंजियोग्राफी टेस्ट कर देंगे। और फिर उस पे जो एक्टिविटी की जाती है, जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे एंजियोप्लास्टी बोला जाता है। तो एंजियोप्लास्टी में कुछ नहीं किया जाता है, जो आपके ब्लॉकेज है ना, जो आपकी जो ब्लड वेसल्स है, जो आपकी आर्टरीज है, उसमें एक पाइप डाल दी जाती है, और जिससे कि आपकी ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर दिया जाता है। जब चौड़ा कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, उसमें से ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो होने लगेगा। लेकिन जो ब्लॉकेज था, जो फैट जमा हुआ है, जो विजरल्स फैट जमा हुआ, उस पे काम हो रहा है क्या, उस पे काम ही नहीं हो रहा, तो वैसे ही जमा पड़ा हुआ है। फिर कहीं दूसरे जगह ब्लॉकेज होगा, वहां पे जो है कि एंजियोप्लास्टी कर दी जाएगी। अब ज्यादा ब्लॉकेजेस हो गया, तो क्या करेंगे, फिर उसको बाईपास कर दिया जाता है, यानी कि एक अलग से ट्यूब डाल दिया जाता है, और वो जो आपका जो ब्लॉकेज था, वो वैसा की वैसे ही रहेगा। और उसमें पैसे कितने खर्चे हो जाते हैं, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, और आप कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके आप करते हैं। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट उपाय क्या है,
कि हम जो है कि रूट कॉज पे अगर हमने काम कर लिया, खाने में बदलाव कर लिया, खाने में चेंजेस कर लिया, तो क्या हो जाएगा? हम अच्छा जीवन जी पाएंगे, स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो आई होप दैट कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, और मैंने जो बताने का प्रयास किया उससे कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो सप्लीमेंट्स लेना इसलिए जरूरी है। सप्लीमेंट्स इसीलिए जो है कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री सप्लीमेंट्स इसलिए बनाती है। तो आपको जो भी रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स है वो सप्लीमेंट्स आप जरूर लीजिए। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस है, आपके सवाल हैं, कहीं पे कुछ आपको और चीजें पूछनी है, तो आप जरूर जो है कि हमारे पास 2-3 मिनट का समय है, आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस ओपन है। कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिए। जिन लोगों ने अपने कैमरे को बंद किया है, ऑन कर सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो दो चीजें हो सकती है। एक क्या हो सकता है कि आपने सब समझ लिया, या फिर दूसरा हो सकता है कि आपने कुछ नहीं समझा। क्या माना जाए, कि आपने सब समझ लिया या फिर आपने कुछ नहीं समझा? ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? हेलो सर। सवाल तभी आता है ना, सवाल कब आता है? या तो हमने सब समझ लिया तो कोई सवाल ही नहीं है, या फिर हमने कुछ नहीं समझा तो फिर सवाल पूछने की जरूरत ही क्या है? हाँ सर, मनोज सर बोलिए। सर तबीयत के इश्यूज जो है आफ्टर 40 क्रिएट ना हो, इसके लिए हम हेल्थ एंड वेलनेस सप्लीमेंट्स के ऊपर मतलब हम मतलब उसको लेना शुरू करते हैं। तो यस। ये जो है फिर ये फिर एक लाइफ टाइम मतलब रिक्वायरमेंट और नीड बनती जाएगी क्या, कि हम एक बार सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें तो फिर उसका मतलब एक कहीं स्टॉपिंग स्टेशन है, या उसको हम कंटिन्यूअसली जो है मतलब थ्रू आउट आवर लाइफ जो है उसको मतलब सप्लीमेंट को हम लेते ही रहेंगे? देखिए सर, सप्लीमेंट्स क्या है ना कि जो हमारा न्यूट्रिशन है, जो हमारा पोषक तत्व है, हमारे खाने से पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स के थ्रू। अगर खाने में पोषक तत्व मिलता, सपोज मान लो कि आज अगर ऑर्गेनिक खेती होती पहले के समय जैसी है ना, प्रोटीन्स मिलता, विटामिन्स मिलता, मिनरल्स मिलता, सारी चीजें मिलती है ना, हमारी जो धरती है उससे जो है कि खनिज जो है कि सही तरीके से हमारा जो है कि उत्पाद होता है ना, केमिकल फ्री जो है कि खेती होती, ऑर्गेनिक खेती होती, तो क्या होता है, ये सारी चीजें हमें मिलती। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी हो गई है, आज का समय ऐसा आ गया है कि जो है कि आपको, अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे, आप केवल खाने पे डिपेंडेंट है, दाल चावल रोटी सब्जी पे डिपेंडेंट है, तो ये सारी चीजें जो जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं वो सबको जो है कि होना ही होना है 100%। तो हमें हमने सप्लीमेंट्स को ये नहीं देखना है कि हमें लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लाइफ टाइम खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे? खाना तो हम लाइफ टाइम ही खा रहे हैं ना, खाने में पोषक तत्व नहीं मिल रहा है तो लाइफ टाइम नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से अगर खेती होती रहे, केमिकल वाली खेती होती रहे, केमिकल्स हमारे वेजिटेबल्स में, केमिकल्स हमारे फ्रूट्स पे, और केमिकल्स हमारे जो ग्रेन्स में मिलते रहे, तो क्या होगा? एक न एक दिन क्या होगा, जीना क्या हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा, है ना। इसीलिए आजकल क्या है, ऑर्गेनिक खेती पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक खेती पे बढ़ावा दिया जा रहा है। इवन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि धरती क्या होती जा रही है, बंजर होते जा रही है। तो ऑर्गेनिक खेती को इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए जो है कि इतना सारा हो रहा है, क्योंकि कम से कम जो है कि ये केमिकल वाली जो खेती है इसको कम किया जाए, क्योंकि लोगों को क्या हो रही है, ज्यादा से ज्यादा परेशानी और ये दिक्कतें हो रही है। तो सप्लीमेंट्स इसीलिए हमें लेना है सर, क्योंकि हमारा जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिशन है, हमने पढ़ा था ना, 9, 10, 11, 12 में पढ़ाया जाता है, सेवन्थ, इवन सेवन्थ से स्टार्ट किया जाता है, बैलेंस डाइट। तो क्या हमारा डाइट बैलेंस्ड है क्या, इस पे हमें सोचना है। अगर बैलेंस डाइट है तो जरूरत नहीं है, अगर डाइट बैलेंस्ड नहीं है तो हमें सप्लीमेंट्स लेना है। सप्लीमेंट्स कुछ भी नहीं, सप्लीमेंट्स कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। सप्लीमेंट्स क्या है कि जो हमारे फूड में, हमारे जो फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कार्ब्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, फाइबर्स होता है। अगर ये कंपोनेंट्स हैं तब तो हमें लेने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो हमें लेने की जरूरत है। और जब अगर हम लाइफ टाइम खाना खाएंगे तो लाइफ टाइम लेना चाहिए। अगर हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, अगर नहीं नहीं जीना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाएं, डॉक्टर्स को 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख दे दें, है ना, डायबिटीज हो तो डायबिटीज की गोलियां तो आज 13-13, 14-14, 15-15 साल से लोग खा ही रहे हैं ना, नहीं खा रहे हैं क्या? अगर एक बार बीपी हो गया तो बीपी की दवाई तो खा ही रहे हैं ना, कहाँ नहीं खा रहे हैं, है ना, उनको बीपी की दवाई खानी ही पड़ती है, सुबह बीपी की दवा लेनी ही पड़ती है। डायबिटीज हो गया, अगर किडनी का प्रॉब्लम हो गया तो क्या किडनी के प्रॉब्लम को तो लाइफ टाइम चल रही है वो प्रॉब्लम, चल रही है नहीं चल रही है? लोगों को पाइल्स हो गया तो कहाँ ठीक हो रहा है, लोगों को पाइल्स, है ना, लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम तो कहाँ ठीक हो रहा है? वो तो जब तक जिंदा है तब तक वो बीमारियां चलती ही जा रही है, लेते ही रहे मेडिसिन। तो जब मेडिसिन आप ले रहे हो
और मेडिसिन क्या कर रहा है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप ये सप्लीमेंट्स लोगे तो वो तो हम जो है कि उस स्टेज पे नहीं आएंगे जहाँ पे जो है कि हाइपरटेंशन की स्टेज हो, जहाँ पे कैंसर जैसी बीमारियां हो, जहाँ पे जो है कि आपको हार्ट स्ट्रोक आए, है ना, आपको हार्ट अटैक आ जाए, आपको एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत पड़े, आपको जो है कि क्या बोलते हैं बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़े। तो ऐसी अगर हम इन इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं तो हमें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। सर जो मतलब बॉडी में मतलब बीमारियां जो मतलब ध्यान में आती है, तो क्या डायबिटीज के कारण ही धीरे धीरे सभी ऑर्गन्स जो है वो फेलियर की ओर बढ़ते हैं? और जो मोटापा हम देखते हैं, ओबिसिटी जो देखते हैं भारत के तकरीबन मेजर पॉपुलेशन में जो है ओबिसिटी का प्रकार दिखता है मोटापे का, तो क्या वो भी जो है डायबिटीज के कारण ही होता है, कि मोटापा एक अलग चीज है और डायबिटीज एक अलग चीज है? सर, मोटापा जो है ना डायबिटीज की वजह से नहीं होता है, मोटापा जो होता है हमारे खाने की वजह से होता है। हम्म। डायबिटीज का एक रीजन हो सकता है, लेकिन प्राइमरी जो रीजन है, जो रूट कॉज जो रीजन है, कि हम जो खाना खा रहे हैं ना उस खाने के वजह से मोटापा होता है। हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने के वजह से डायबिटीज हो रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने के वजह से बीपी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जब डायबिटीज होती है, जब वो खाना खाने की वजह से डायबिटीज हो रही है, फिर डायबिटीज क्या करती है, मल्टीपल बीमारियों को जन्म देती है। जब बीपी हो जाती है तो बीपी क्या करती है, मल्टीपल बीमारियों को जन्म देना स्टार्ट कर देती है। जब कैंसर हो जाता है तो कैंसर क्या करता है, मल्टीपल बीमारियों को जन्म देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन प्राइमरी रीजन क्या है, मोटापा प्राइमरी रीजन नहीं है, बीपी प्राइमरी रीजन नहीं है। प्राइमरी रीजन क्या है कि जो हम खाना जो खा रहे हैं वो खाने में हम पोषक तत्व नहीं खा रहे हैं। हम कुछ तो ऐसा खाना खा रहे हैं जिस खाने को हमें जो है कि अवॉइड करना चाहिए था। आज लोग क्या खा रहे हैं, आज आप चले जाओ, अभी जो है कि कितना टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है, आप ठेले वाले के पास चले जाओ। लोग क्या आपको मिल जाएंगे, पिज्जा खाते हुए लोग मिल जाएंगे, आपको बर्गर खाते हुए लोग मिल जाएंगे, आपको मंचूरियन खाते हुए लोग मिल जाएंगे, आपको पानी पूरी खाते हुए। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है कि मैदे से बनी हुई चीजें हैं। और मैदा में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में शुगर होता है, ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है, और लोगों के बॉडी में ग्लूकोज आ रहा है, इनटेक हो रहा है। जब ये धीरे 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 ज्यादा ग्लूकोज का जो है कि एक्टिविटी जो कि चलते रहती है, एक टाइम में नहीं होता है। जैसे 5 साल से 10 साल से एक्टिविटी चल रही है, तो सारे सेल्स एक साथ थोड़ी जो है कि वो चोक हो जाएंगे, है ना, विजिबल फैट सारे सेल्स पे थोड़ी जमा हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 जमा होते रहता 4 साल 5 साल 10 साल के बाद जब मालूम चलता है कि उनको क्या हो गया, डायबिटिक कंडीशन में आ गया। उनकी जो पैनक्रियाज क्या हो रही है कि इंसुलिन जो है कि बनाने में उनको उसको दिक्कत आ रही है, पैनक्रियाज पे ज्यादा लोड आ रहा है। तब वो उस केस में उनको समझ में आता है कि अब तो मैं डायबिटिक हो गया हूँ। उस केस में उनको समझ में आता है अरे मैं तुझे तो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। उस केस में उनको प्रॉब्लम होता है कि अरे मुझे तो हमारे बॉडी में जो है कि कैंसर के सेल्स पनप रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो भी बातें बताया सर, क्लियर हो पाया? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर हुआ है सर। थैंक तो यू सर, थैंक यू वेरी मेन मच। मेन जो है ना, हमें कहाँ पे काम करना है, अपने डाइट पे काम करना है। अगर हमने डाइट पे काम किया तो हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीजें क्या है, हमें अपनी एक्सरसाइज पे काम करना है। जो हम डाइट ले रहे हैं वो बर्न कैसे होगा, अगर हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया, हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैलोरी बर्न नहीं होगी। तो क्या होगा, वो क्या होगा, फैट में कन्वर्ट होगा। फैट क्या होता है, फैट इंटरनल ऑर्गन्स पे अगर वो जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, डायबिटीज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको हार्ट के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, आपको अदर अदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। सर एक दिन में जो है सर, हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो कितनी कैलोरीज वगैरह बर्न होना चाहिए? एक अंदाजन आंकड़ा है कोई? वो तो गूगल सर्च करना पड़ेगा सर, गूगल करना पड़ेगा। सर फिर अगर ये फिर डायबिटिक सिचुएशन है तो इसके लिए वगैरह सर कोई हेल्थ सप्लीमेंट अगर सजेस्ट करेंगे आप, तो उसमें क्या लेना चाहिए सर, कैसे लेना? हाँ, तो अभी एक काम करता हूँ मैं,